स्लाइड विजिबल है? यस यस सर। यस सर। Okay, Yes, very sir. good, very good. Okay, so last class, please keep your mic and video off, and I will start with my lecture. That is the first chapter, that is measurement, and it is very simple and interesting chapter. So I have said you that in our universe there are many physical quantities, that is mass, length, time. Okay, so in our lesson, first thing we must have the knowledge of physical quantity. What is physical quantity? Means any quantity which we can measure, these are called physical quantity. After this physical quantity, we are going to study about fundamental and derived quantity. After that, we are going to study about units. After that, we are going to study about type of units, errors and types of errors. तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. एंड फर्स्ट थिंग एज आई सेड कि पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी. तो एज आई सेड एनीथिंग विच यू कैन मेजर, कोई भी चीज को अगर आप मेजर कर सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट, एनी क्वांटिटी इफ यू कैन मेजर, देन इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. So what are the examples of physical quantity? Mass, length, current, voltage, power, work, area, volume. तो ये सब चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. दैट मीन्स एनी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको आप उसको यूनिट में लिख सकते हो, उसके नंबर में लिख सकते हो. जैसे आपका बॉडी है, जैसे आप वेइंग मशीन में खड़े हो गए, तो आपका वेइंग मशीन दिखा रहा है 50 किलोग्राम, तो 50 नंबर भी है, यूनिट भी है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. आप खड़े हो और आप हाइट मेजर कर रहे हो, तो आपका हाइट आ रहा है इधर 150 सेंटीमीटर, तो नंबर भी है, यूनिट भी है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. अगर आप बोल रहे हो कि घर पे एक मेरा फैन है, फैन ऑन हो रहा है, फैन चल रहा है, देन दैट मीन्स दैट फैन इज ऑन बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन द फैन. So you can measure the current, so that therefore the current is also a physical quantity. I will say current flowing in my fan is 30 amperes. So 30 is the number, there is unit. So when there is number and unit both, it is called physical quantity. आपके घर पे इन आवर हाउस देर आर 220 वोल्ट्स, तो हमारे घर पे 230 वोल्ट आ रहा है, तो नंबर भी है, यूनिट भी है, तो इट इज हैविंग बोथ नंबर एंड यूनिट. देयरफॉर इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे कि मेरे घर पे एक बल्ब है, उसका पावर है 30 वॉट्स, तो 30 नंबर भी है, यूनिट भी है, तो इसके लिए इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी. अगर आप बोलोगे कि मैं एक सामान को उठाता हूँ, नीचे से ऊपर लेके जाता हूँ, तो आपने वर्क किया है. आप अगर वर्क करते हो 30 जूल्स, तो उसमें नंबर भी है, यूनिट भी है, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी. इफ यू आर टेकिंग द एरिया ऑफ योर हाउस, अगर आप बोलोगे मेरा एरिया, घर का एरिया जो है 2200 स्क्वायर फीट है, तो 2200 नंबर ऑल्सो इज देयर, यूनिट ऑल्सो इज देयर, इट इज फिजिकल क्वांटिटी. अगर आप बोलोगे आपका घर का वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब, तो 300 नंबर भी है, यूनिट भी है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो आप ध्यान से देखो, कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, एनी क्वांटिटी इफ यू कैन मेजर, और इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. मेजर मतलब क्या है, उसमें दोनों आना चाहिए, इट शुड हैव बोथ नंबर एंड द यूनिट. तो एनीथिंग इफ इट इज हैविंग बोथ नंबर एंड द यूनिट, then such thing is called as the physical quantity. So any object, anything which you come and which you can measure and it is having unit and number both, it is called physical quantity. तो अगर हम डेली लाइफ में जाते हैं, तो हमको स्मेल रहता है, टेस्ट रहता है. स्मेल, टेस्ट, ये सब चीज को हम नंबर और यूनिट में नहीं लिख सकते. स्मेल, टेस्ट, पेन, तो उसको आप नंबर और यूनिट में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलोगे. तो अगर आप कोई चीज को मेजर कर सकते हो, उसको नंबर दोनों यूनिट में रख सकते हो, तो इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी दो चीज में डिवाइड की गई है, एक तो है फंडामेंटल, दूसरी है डिराइव. क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा दुनिया में कितने नाम है, तो बहुत सारे नाम है. एप्पल है, बॉल है, कैट है, रहीम है, प्रिया है, प्रीति, अब्दुल है, करीम है. तो वैसी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी जो रहती है यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है. तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ क्वांटिटी को फंडामेंटल रखा हुआ है, और उन्होंने किसी चीजों को क्या रखा हुआ है, डिराइव रखा हुआ है. तो फिजिकल क्वांटिटी ये दो में डिवाइड किया गया है, एक तो फंडामेंटल है, दूसरा है डिराइव. तो फंडामेंटल मतलब क्या है, बेसिक है. बेसिक
जैसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश में बेसिक है A to Z, नंबर्स में बेसिक है 0 to 9, तो वैसे ही साइंस में भी कुछ चीजों को उन्होंने बेसिक रखी हुई है, मास, लेंथ, टाइम। तो ये चीजें जो है मास, लेंथ एंड टाइम, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी चीज की बात करते हो जैसे कि एरिया, तो एरिया ये लेंथ के ऊपर डिपेंड है। लेंथ को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो आपको मिलेगा एरिया। अगर आप स्पीड मापने जाओगे तो स्पीड आपको डिस्टेंस और टाइम ये चीज से मिलेगा, तो आपको डिस्टेंस और टाइम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड मिलेगा। अब ये चैप्टर में आपको थोड़े फॉर्मूले थोड़े याद करने पड़ेंगे, जैसे एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये फॉर्मूला थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो चीजें दूसरों के ऊपर डिपेंड होती है उस चीजों को हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। तो जैसे कि एप्पल, एप्पल एक डिराइव है क्योंकि वो APLE के ऊपर डिपेंड रहता है। बॉल, बॉल इज डिराइव बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन BAL। कैट इज डिराइव बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन CAT, तो उसको दूसरे चीजों की हेल्प लगती है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी को दूसरों चीजों की हेल्प लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी। So any physical quantity, if it requires the help of basic quantity, that is mass, length and time, तो इसको आप बोलोगे derived quantity। तो area is derived quantity, speed is derived quantity, velocity is derived quantity, acceleration is derived quantity, force is derived quantity। मतलब जिस चीज को मेजर करने के लिए आपको बेसिक की हेल्प लगेगी उसको हम बोलेंगे derived quantity। अब आप देखेंगे ये एक दूसरा डिराइव क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो दिस इज वन डिराइव क्वांटिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, दैट मींस इट इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी एंड टाइम। अब मैं आपको ध्यान से देखो, इसको आपको कैसे देखना है कि एक्सेलरेशन के अंदर कौन से बेसिक क्वांटिटी आते हैं। तो टाइम तो आ गया क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टाइम तो आ गया बेसिक, but velocity is not basic, so therefore we will write the formula for velocity। velocity क्या एक स्पीड है, उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो एक्सेलरेशन बेसिक के ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है और टाइम के ऊपर डिपेंड है। न्यूमरेटर में लेंथ आ रहा है, डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा है, टाइम 2 बार आ रहा है, न्यूमरेटर में लेंथ 1 बार आ रहा है। तो आप देखोगे एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए आपको लेंथ की जरूरत पड़ती है और आपको टाइम की जरूरत पड़ती है। लेंथ आपका न्यूमरेटर में आता है, डिनोमिनेटर में आपका टाइम आता है। टाइम इज इन द डिनोमिनेटर, इट इज टेकन टू बी 2 times, and length is taken in the numerator, that is taken to be 1 time। So therefore acceleration is derived because it requires the help of basic quantity, that is distance and time। So what is formula for acceleration? Change in velocity divided by time। time is basic but velocity is not basic, तो you must get in this velocity के अंदर छुपा है बेसिक, वेलोसिटी के अंदर ही बेसिक छुपा हुआ है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन आपको डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है और टाइम के ऊपर। तो एक्सेलरेशन के अंदर कौन से 2 बेसिक आ रहे हैं, 2 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कैट, कैट के अंदर कितने बेसिक आ रहे हैं, 3 आ रहा है, CAT कैट। अगर आप नंबर 23 लेते हो तो उसके अंदर बेसिक कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 and 3। तो वैसे ही एक्सेलरेशन के अंदर बेसिक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। अब फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला शायद आपने याद होगा या नहीं याद होगा, लेकिन आपने सुना होगा, ये आपको याद रखना है। उसका फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इज बेसिक बट एक्सेलरेशन इज नॉट बेसिक। तो एक्सेलरेशन के अंदर ही बेसिक छुपा हुआ है, एक्सेलरेशन के अंदर ही बेसिक छुपा हुआ है। तो क्या बेसिक है उसके अंदर, तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे इधर, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, एंड नाउ यू विल राइट द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फिर आप दोबारा देखेंगे, इफ यू वांट टू मेजर द फोर्स यू रिक्वायर बेसिक क्वांटिटी, दैट इज मास, लेंथ, टाइम। तो अगर आपको फोर्स मेजर करना है तो आपको हेल्प लगेगी मास की, डिस्टेंस की, टाइम की। तो इसके लिए फोर्स एक इंडिपेंडेंट नहीं है, फोर्स एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसको हेल्प लगती है मास, डिस्टेंस एंड टाइम।
So you will find that force is not an independent quantity. It is a dependent. It depends on mass, length, time. So these are the basic things. Mass, length, time. उसके ऊपर वो depend रहता है. Therefore, it is called as the derived quantity. So force formula is mass into acceleration. Mass is the first. Acceleration is change in velocity divided by time. Velocity is displacement upon time. So you will find the force depends on mass, length, and time. So this way, our force is one physical quantity. If you try to measure the force, then it depends on mass, length, and time. So these quantities like acceleration, force, which depends on basic mass, length, and time, these are called derived quantity. So what are the examples of derived quantity? Area. Area is a derived quantity. Velocity is a derived quantity. Acceleration is a derived quantity. Volume is a derived quantity. तो ये सब चीजें आप देखोगे तो ये इस तरह से these are derived quantity. तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि derive का मतलब क्या है. They will depend on basic quantity. तो जैसे मैं आपको बता रहा अभी कैट बेसिक के ऊपर डिपेंड रहता है CAT. बॉल बेसिक के ऊपर डिपेंड है BAL. अगर आप नंबर लेते हो 36 तो 36 डिपेंड है 3 और 6. तो वैसे ही एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड है, कौन से बेसिक क्वांटिटी उसमें आएंगे, क्या मास आएगा, क्या लेंथ आएगा, क्या टाइम आएगा, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा. तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब एक बेसिक तो आ गया टाइम. अब आप वेलोसिटी को आप सॉल्व करोगे, वेलोसिटी का आप फॉर्मूला लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, डिस्टेंस है. तो आप देखोगे एक्सेलरेशन मेजर करने में लिए आपको दो बेसिक क्वांटिटी लगती है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. तो इसमें मास नहीं लगता है, मास की हेल्प नहीं लगती है, आपको डिस्टेंस और टाइम की हेल्प लगती है. तो इसके लिए ये एक्सेलरेशन जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी है, उसमें आपको बेसिक लगेंगे डिस्टेंस और टाइम. जैसे कि नंबर 23, फॉर द नंबर 23 you require two basic, number 2 and 3. For number 38 you require two basic 3 and 8. So same way for acceleration you will require two basic quantity, that is displacement and time. If you are measuring force, अगर आप force को measure कर रहे तो force है mass into acceleration. Mass is basic but acceleration is not basic. Acceleration is derived. Acceleration जो है वो derived है, तो आपको इसको basic में लाना पड़ेगा. So you will write the formula of acceleration, that is change in velocity upon time. So you write the formula for acceleration, change in velocity divided by time. और आप देखोगे इसमें मास बेसिक है, आपका टाइम बेसिक है, लेकिन वेलोसिटी इज नॉट बेसिक. तो राइट द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो मास, लेंथ, टाइम ये आपका बेसिक है. तो इसलिए ये आप देखोगे फोर्स मेजर करने के लिए आपको हेल्प लग रही है बेसिक की, मास, लेंथ एंड टाइम. देयरफॉर फोर्स इज डिराइव्ड क्वांटिटी. इस तरह से ये फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है. तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर आ रहा है, मान लो आपको पहचानना है कि फिजिकल क्वांटिटी बेसिक है कि डिराइव है, तो अगर वो बेसिक के लिस्ट में नहीं आ रहा है तो वो डिराइव है. जैसे कि अगर मैं बोलूंगा मास तो वो बेसिक है, लेंथ बेसिक है, टाइम बेसिक है, लेकिन बाकी सब चीजें डिराइव है. जैसे वेलोसिटी डिराइव है, एक्सेलरेशन डिराइव है, फोर्स डिराइव है, वर्क डिराइव है, पावर डिराइव है, क्योंकि वो बेसिक में नहीं आ रहा है. अब आप बात करेंगे नए चीज की यूनिट. तो पहले तो जब साइंस बढ़ते गया तो उन्होंने देखा कि कुछ चीजों को उन्होंने बेसिक रखी, कुछ को उन्होंने डिराइव रखी. तो बेसिक रखी हुई है तो ठीक है, उसको आप मेजर करोगे तो उसको यूनिट भी देनी पड़ेगी. सो देयर वर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स all over the scientists. They have made different system of unit. For example, if you go in British country, then they have taken to be FPS. FPS means foot, pound and second. तो उन्होंने ब्रिटिश वालों ने उसकी यूनिट क्या रखी थी, फुट, पाउंड, सेकेंड. तो अगर आप लेंथ को मेजर करते हो तो फुट में मेजर होता है, अगर आप मास को मेजर करोगे तो उन्होंने पाउंड रखा, अगर आप टाइम लोगे तो उसको उन्होंने क्या रखा था, सेकेंड्स रखा था. तो इस तरह से फॉरेन कंट्रीज में क्या होता था, उन्होंने पहले तो 3 बेसिक रखे थे. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग मास को यूनिट देंगे पाउंड, लेंथ को यूनिट देंगे फुट, टाइम को यूनिट देंगे सेकेंड. और आप जानते हैं 1947 के पहले वी वर अंडर ब्रिटिश रूल, तो यहाँ पर ब्रिटिश का रूल था. तो उस समय ये यूनिट्स यूज किए जाते थे. तो मास को वो लोग मेजर करते थे पाउंड में, लेंथ को हम लोग मेजर करते थे फुट में, टाइम को हम लोग मेजर करते थे सेकेंड में. अभी भी ये चीजें है.
अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसका मास जो रहता है हम लोग पाउंड में लेते हैं, तो हम लोग बोलते 8 पाउंड का है, 6 पाउंड का है बच्चा, 4 पाउंड का है। तो वो सिस्टम अभी भी रहा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो निकला हुआ है। तो ये फॉरेन कंट्रीज के, अगर आप पुराने बुक कोई देखोगे फॉरेन कंट्रीज के, तो उसमें आपको कहीं पे भी ये मीटर किलोग्राम वगैरह नजर नहीं आएगा, आपको ये फुट पाउंड सेकेंड आएगा। तो मास को उन्होंने क्या यूनिट दी हुई है, पाउंड। लेंथ को उन्होंने दी हुई है यूनिट फुट, एंड टाइम दे आर गिविंग यूनिट एज दी सेकेंड। आफ्टर एफपीएस, ये जो इंडियन कंट्रीज थे, एशियन कंट्री जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, इन्होंने क्या किया, ये इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने उसको नया यूनिट दिया। जैसे कि मास को मेजर करने लगे किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करने लगे मीटर में, टाइम को मेजर करने लगे सेकेंड में। तो एमकेएस सिस्टम एडॉप्ट हुआ एशियन कंट्रीज में, जिसमें आप देखते हो, आप दुकान में जाते हो, बोलते हो मुझे 2 किलो टमाटर दो, तो वो एमकेएस सिस्टम है। आप बोलोगे 1 किलो मुझे शुगर चाहिए, 1 किलो शक्कर चाहिए, तो एमकेएस सिस्टम है। 1 किलो चावल चाहिए, तो आप एमकेएस सिस्टम में बात कर रहे हो। आप नहीं बोलोगे मुझे 2 पाउंड टमाटर चाहिए, नहीं, तो आप एमकेएस सिस्टम यूज किया जा रहा है। तो इंडिया में जो है वो एमकेएस सिस्टम यूज किया जा रहा है। तो इन एमकेएस सिस्टम मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, लेंथ आप बोलोगे लेंथ किस में मेजर किया जाता है, यू विल मेजर द लेंथ इन मीटर, एंड इफ आई मेजर अबाउट टाइम, द टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। और फ्रेंच कंट्रीज जो थे उन्होंने सीजीएस सिस्टम एडॉप्ट किया। सीजीएस मतलब वो मास को क्या करते थे, ग्राम में मेजर करते थे, और डिस्टेंस लेंथ जो रहता था वो सेंटीमीटर में मेजर करते थे, और टाइम सेकेंड में। तो इस तरह से दुनिया में पहले 3 सिस्टम थी। तो फॉरेन कंट्रीज में, यानी कि ब्रिटिश कंट्रीज में, आप देखोगे एफपीएस सिस्टम यूज किया जाता था। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड। जो एशियन कंट्रीज थे, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां पर मीटर किलोग्राम सेकेंड यूज किया जाता था। जो फ्रेंच कंट्रीज थे वहां पर सीजीएस सिस्टम यूज किया जाता था। देयर दे वर मेजरिंग द लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम, एंड टाइम इन सेकेंड। अब ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट हुई। तो इसके बाद क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड के सब साइंटिस्ट एक साथ वो लोग गैदर हो गए और उन्होंने कॉमन सिस्टम बनाई। उस कॉमन सिस्टम को उन्होंने क्या कहा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट किससे बना हुआ है, एमकेएस से बना हुआ है। तो इस तरह से दुनिया में आज 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट है। आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। एफपीएस का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड। अगर एमकेएस का फुल फॉर्म पूछते हैं तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगर सीजीएस का फुल फॉर्म पूछते हैं तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगर एसआई का फुल फॉर्म पूछते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो आज लेटेस्ट में कौन सी सिस्टम चल रही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट चल रही है। जैसे आप जानते हो कि अभी पहले वीटी स्टेशन था, अभी उसको क्या बोलते हैं, सीएसटी बोलते हैं। तो वैसे ही आज दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट चल रही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एडॉप्ट किया गया है, क्योंकि क्या हो रहा था कि ब्रिटिश लोग मास को पाउंड में माप रहे थे, और एशियन कंट्रीज जो है वो लोग मास को किलोग्राम में माप रहे थे, और वॉट एवर द फ्रेंच कंट्रीज वर देयर, दे वर मेजरिंग द मास इन ग्राम। So therefore, throughout the world, one common system came, and that is called international system of unit. तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में फंडामेंटल यूनिट्स किसको कहा गया है। तो मास, लेंथ, टाइम, ये तो हमारे फंडामेंटल है। तो इंटरनेशनल में उन्होंने क्या किया, आप पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड साइंटिस्ट जमा हो गए, इंडिया के, चाइना के, जापान के, रशिया के। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, हम लोग मास को क्या यूनिट देंगे। तो उन्होंने लिखा कि मास को हम लोग यूनिट देंगे किलोग्राम, ठीक है। लेंथ को क्या यूनिट देंगे, तो लेंथ को उन्होंने यूनिट दिया मीटर। आप टाइम को क्या यूनिट देंगे, दैट इज सेकेंड। तो इस तरह से उन्होंने मास को किलोग्राम दिया, लेंथ को मीटर दिया, और टाइम को उन्होंने क्या दिया, सेकेंड दिया। तो उन्होंने कहाँ से लिया, एसआई सिस्टम से लिया। देखो, अगर कोई घर पे चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसका नाम डिसाइड करते हैं, तो बहुत मीटिंग लेते हैं कि इसका नाम क्या रखना है, और सबसे एडवाइस लेते हैं, फिर उसका नाम डिसाइड करते हैं। तो वैसे इसी तरह से कोई भी रोड का समझो आपको नाम देना है, तो मीटिंग होती है, डिसाइड करते हैं भाई इस रोड को क्या नाम देंगे। तो कोई पॉलिटिशियन के ऊपर देते हैं, या कोई साइंटिस्ट के ऊपर देते हैं, या कोई एक एकदम फेमस प्लेयर है उसके ऊपर देते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर नाम देते हैं। तो वैसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग मास को क्या नाम देंगे।
तो उन्होंने सोचा ये मास को किलोग्राम नाम ठीक है, याद करने में भी अच्छा रहेगा, लिखने में भी अच्छा रहेगा, शॉर्ट फॉर्म लगेगा, बहुत आसान रहेगा, तो उन्होंने मास को दिया किलोग्राम, तो उन्होंने एमकेएस से उसको निकाला। फिर मीटर, लेंथ को उन्होंने दिया मीटर, तो उन्होंने मीटर क्यों ले दिया, तो मीटर सोचने में भी अच्छा रहेगा, शॉर्ट भी है, आसान है, और टाइम को उन्होंने दिया सेकेंड। तो इस तरह से उन्होंने एमकेएस से ही लिया। तो एसआई सिस्टम को कहा जाता है रैशनलाइज सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर आप डिराइव यूनिट ले सकते हो। डिराइव यूनिट आप जानते हो, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड। आप लेंथ को यूनिट दोगे मीटर, ब्रेड को दोगे मीटर, इसके लिए एरिया का यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। फिर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। लेंथ को आप दोगे मीटर, ब्रेड को मीटर, हाइट को मीटर, इसके लिए उसकी यूनिट आएगी मीटर क्यूब। अगर आप डेंसिटी लोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को यूनिट दी गई है किलोग्राम, वॉल्यूम को है मीटर क्यूब, इसके लिए डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से डेंसिटी का भी यूनिट बनेगा। अब क्या हो गया, साइंस बढ़ने लग गया, करंट की डिस्कवरी हुई, हीट का डिस्कवरी हो गया, हम लोग बहुत आगे बढ़ने लगे, साउंड की डिस्कवरी हो गई। तो लोगों ने सोचा कि ये तीन चीज से बाकी चीजें हम बना नहीं पा रहे। जैसे मान लो कोई नंबर सिस्टम बन रहा था, तो पहले मैथ्स के अंदर जीरो नहीं था। आप अगर मैथ्स पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा जीरो नहीं था, 1 to 9 था, 1 to 9 ही नंबर्स थे। तो लोगों ने देखा कि 9 तक नंबर बन रहा है, उसके बाद जब आगे नंबर बनाने जा रहा है 10, तो वो जीरो की डिस्कवरी हुई। तो उसी तरह से पहले सिर्फ तीन ही फंडामेंटल थे, मास था, लेंथ था और टाइम था। तो पहले ये तीन ही फंडामेंटल थे, और एसआई सिस्टम में उन्होंने डिसाइड किया कि मास को हम यूनिट देंगे किलोग्राम, वी विल गिव द लेंथ यूनिट एज मीटर, एंड द फॉर टाइम वी विल गिव एट द यूनिट सेकेंड। ये तो डिसाइड किया था। तो ये तीन थे, लेकिन उसके बाद करंट की डिस्कवरी हुई। आप पुराने जमाने में जाओगे, अगर 100 साल पहले जाओगे तो आप विलेजेस में जाओ तो उधर लाइट नहीं थी। तो अगर आप उस जमाने को सोचोगे तो आप सन के टाइम पे, दिन के टाइम पे सन लाइट था, रात के टाइम पे मून लाइट थी। तो रात में लोगों ने मून को लाइट बनाया था, दिन में लोगों ने सन को लाइट बनाया था। लोग जब पढ़ते थे तो बाहर पढ़ते थे। आपको याद, कोई भी पुरानी आप फिल्म देखो, पुराने लिटरेचर में जाओ, ये स्कूल कॉलेज जो हुआ रहता था वो बाहर ग्राउंड में हुआ करता था, जहां पूरी लाइट रहती थी। उसके बाद साइंस की प्रोग्रेस हुई, करंट की डिस्कवरी हुई, तो लोगों ने डिसाइड किया, जब मीटिंग हुई कि भाई करंट को क्या यूनिट देना है, तो उन्होंने ये साइंटिस्ट के ओनर पे दिया है, जिसने पूरा लाइफ उस करंट के ऊपर लगा दिया है डिस्कवरी करने में। तो उन्होंने करंट को यूनिट दी एम्पियर। सो दे डिसाइडेड दैट वी विल गिव द यूनिट फॉर करंट एज एम्पियर। उसके बाद हीट की स्टडी हुई, और उन्होंने डिसाइड किया है कि आप हीट मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या यूनिट दोगे। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि टेम्परेचर को हम, आप जानते होंगे टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस है, लेकिन सेल्सियस एमकेएस और सीजीएस में। तो ऐसा ही सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि आप टेम्परेचर को यूनिट क्या दोगे, केल्विन। तो पूरे वर्ल्ड के जब साइंटिस्ट गैदर हुए तो दे डिसाइडेड दैट वी विल गिव द यूनिट फॉर टेम्परेचर एज व्हाट, केल्विन। तो इस तरह से टेम्परेचर को केल्विन दिया गया। फिर उसके बाद आप देखोगे ये चीजें शायद आपको मालूम होगी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, ये 3-4 तो आपको मालूम होगा, लेकिन पांचवा भी आपको मालूम होगा, टेम्परेचर, दैट इज केल्विन। लेकिन शायद 6 आपको नहीं मालूम होगा, लुमिनस इंटेंसिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बाद में उन्होंने फंडामेंटल रखा हुआ है कि लुमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या है, कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी रहनी चाहिए। अगर मान लो कोई, आप अगर स्ट्रीट पे चलते हो, रात के टाइम पे आप देखोगे रास्तों पे स्ट्रीट की लाइट रहती है, तो उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो आप एक डिवाइस से मेजर कर सकते हो, उसको कहा जाता है फोटोमीटर। तो वो डिजिटल से आपको रीडिंग देगा कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है ग्राउंड पे। अगर आपको उतनी लाइट की इंटेंसिटी चाहिए तो वो हिसाब से लाइट का बल्ब बनाते हैं, वो हिसाब से उस बल्ब को उतने डिस्टेंस पे रखते हैं, और वो हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी बनाते हैं। मान लो अगर आप एक सिंपल आप टेबल लैंप ले रहे हो, अगर आप एक टेबल लैंप ले रहे हो और अगर आपको स्टडी करना है, तो वो हिसाब से एक बल्ब का डिस्टेंस डिसाइड किया रहता है। तो अगर आप देखोगे, आप किताब रख रहे हो टेबल के ऊपर, आपको स्टडी करना है और आप चाहते हो कि एकदम कंफर्टेबली आपकी स्टडी हो, तो बल्ब भी उतने ही डिस्टेंस पे रखा रहता है।
तो आप एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, अमेजोन से भी वो मंगा सकते हो, जिसको कहा जाता है फोटोमीटर। तो उससे आपको मालूम पड़ता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी रहनी चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल रहे। अभी मान लो कोई सर्जन है और वो ऑपरेशन कर रहा है, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर उसने स्टमक को कट कर दिया है तो उसके ऑर्गेन्स उसको क्लियर दिखने चाहिए, तो उसके लिए लाइट की इंटेंसिटी अलग रहनी चाहिए। तो वो हिसाब से वो बल्ब लगाते हैं और बल्ब का पावर लगाते हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी को यूनिट दिया गया कैंडिला। तो अगर आप फोटोमीटर लोगे और वो लाइट की इंटेंसिटी मेजर करेगा, इट विल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देन इट विल गिव द यूनिट कैंडिला। सो आप लुमिनस इंटेंसिटी को भी मेजर कर सकते हो कैंडिला में। अब उसके बाद आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप बोलोगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसलिए रहता है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा रहती है, आप उसको नहीं गिन सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि आप जानते हो, आप एक राइस ले लो, आपको मैं एक पूरी गोनी राइस से भरी है और तू काउंट कर बेटा कि इसमें कितने राइस है। यू काउंट हाउ मेनी राइस आर देयर। आप बोलोगे ये तो बहुत डिफिकल्ट है सर, राइस पूरा काउंट करना है, राइस इतना छोटा छोटा है, मैं कैसे काउंट करूंगा। तो वैसे ही गैस रहता है, अगर आप एक बलून के अंदर गैस भरते हो तो उसमें मिलियंस ऑफ गैस रहते, बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल रहते। तो आप मॉलिक्यूल को कैसे काउंट करोगे? इसके लिए आप क्या बोलोगे? मोल। मोल मतलब क्या है? अगर एक गोनी है चावल से भरी हुई है, तो अगर आप बोलोगे उसमें 2 मोल चावल है, मतलब उसमें कितने मॉलिक्यूल आ गए? अगर 1 मोल चावल बोलता हूं, 1 मोल का मतलब क्या है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। मतलब 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब इतने मॉलिक्यूल उसके अंदर है। अगर मैं बोलता हूं एक आपने गोनी ली हुई है और उसके अंदर राइस है, उसके अंदर 1 मोल राइस है, मतलब उसके अंदर कितने चावल है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर आपने बलून के अंदर हवा भरा हुआ है और मैं बोलूंगा उसके अंदर 1 मोल मॉलिक्यूल है, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, तो इतने मॉलिक्यूल है। और ये केमिस्ट्री में भी, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने आज के तारीख में पहले 3 को बेसिक रखा, उसके बाद 6 आ गए, आज कितने हैं? 7 है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, अगर मैं आपको पूछता हूं टुडे इफ आई एम आस्किंग यू हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, then you must tell there are 7 fundamental quantity. One is mass, length, time, current, temperature, luminous intensity, amount of substance. So in our SI system today, how many fundamental quantities are there? That is 7. पहले कितने थे? पुराने जमाने में 3 थे, उसके बाद कितने हो गए? 6 हो गए। आज कितने? आज 7 है। तो ये 7 आपको याद रहने चाहिए। बाकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके सामने आता है तो वो डिराइव है। मान लो मैं बोलूंगा वेलोसिटी, वेलोसिटी डिराइव है क्या फंडामेंटल है? डिराइव है, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलूंगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फंडामेंटल है कि डिराइव है? डिराइव है, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है। अगर आप मैं बोलूंगा वर्क, वर्क फंडामेंटल है कि डिराइव है? वो डिराइव है, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है। अभी मैं बोलूंगा टाइम, टाइम फंडामेंटल है कि डिराइव है? टाइम इज फंडामेंटल। व्हाई? बिकॉज इट इज कमिंग इन द लिस्ट। तो आप देखोगे इस लिस्ट के अंदर टाइम आ रहा है, सो देयरफॉर द टाइम इज फंडामेंटल। नाउ आई विल आस्क यू व्हाट अबाउट टेम्परेचर? इज इट फंडामेंटल और डिराइव? It is fundamental. Why? Because it is coming in the list. So temperature is coming in the list, therefore temperature is fundamental. Now I will ask you what about mass? It is fundamental or derived? Mass is fundamental because it is coming in the list. तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को आपको दिखाया जा रहा है और अगर वो इस लिस्ट के अंदर आ रहा है, तो वो इसका मतलब वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब क्या है? बेसिक है, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज फंडामेंटल इन इंग्लिश, ABCD, दैट इज फंडामेंटल। व्हाट इज फंडामेंटल इन मैथ्स? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज फंडामेंटल, दैट इज बेसिक। वैसे आप जानते हो म्यूजिक में भी बेसिक रहता है, सारे गामा ऐसा कुछ रहता है, तो वो बेसिक है, तो वो फंडामेंटल है। वैसे ही साइंस में उन्होंने ये 7 को फंडामेंटल रखा हुआ है। बाकी सभी चीजों को आप इससे निकाल सकते हो। मान लो मुझे एरिया निकालना है, तो आपको 2 बार लेंथ मल्टीप्लाई करना है, आपको एरिया मिलेगा। एरिया अगर आपको निकालना है तो आप लेंथ के हेल्प से एरिया निकाल सकते हो। मान लो आपको स्पीड निकालना है,
तो आप डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। मतलब आप लेंथ और टाइम के हेल्प से आप स्पीड निकाल सकते हो। तो कोई भी चीज होने दो, वर्क होने दो, एक्सेलरेशन होने दो, फोर्स रहने दो, आप इन बेसिक के हेल्प से उसको निकाल सकते हो। तो अगर कोई भी चीज है और आप बेसिक के हेल्प से उसको निकाल सकते हो तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिराइव बोलते हैं। तो हमने हमने आज का मेजरमेंट लेसन में क्या पढ़ा है कि अगर कोई चीज आपको दी गई है, आप उस चीज को मेजर कर सकते हो और आप उसको नंबर और यूनिट दोनों में रख सकते हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं। अगर इफ एनीथिंग इज देयर एंड इफ यू कैन मेजर and you can write in both numbers and unit, then it is called as the fundamental quantity. So anything which you can measure and you can write in both numbers and unit, then it is called fundamental quantity. फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, किसी चीज को आप मेजर कर सकते हो, उसको यूनिट में रख सकते हो, उसको आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी। अब आप जाओगे फिजिकल क्वांटिटी में दो रहता है, एक रहता है फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल मतलब क्या है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, उसको किसी की हेल्प नहीं लगती है। तो साइंस में मास, लेंथ, टाइम को फंडामेंटल रखा गया है। जैसे मैथ्स में 0 1 2 3 वैसे आपने फंडामेंटल रखे हैं, तो वैसे ही आप साइंस में मास, लेंथ, टाइम को फंडामेंटल रखते हो। तो इन चीजों से आप दूसरे कोई भी चीज बना सकते हो। इंग्लिश में आपने देखा है A to Z फंडामेंटल है, मैथ्स में 0 to 9 फंडामेंटल है। तो दैट वे इन साइंस वी आर कीपिंग मैथ्स मास, लेंथ एंड टाइम एज फंडामेंटल। इसका मतलब क्या है, इसको लेके आप कोई भी चीज को बना सकते हो। आप एरिया को बना सकते हो, स्पीड को बना सकते हो, फोर्स को बना सकते हो, एक्सेलरेशन को बना सकते हो, पावर को बना सकते हो। तो हमारे डिराइव क्वांटिटी बहुत से है, लेकिन फंडामेंटल बहुत कम है। पहले 3 थे, अभी कितने हैं, आपके 7 है। तो कोई चीज को अगर आप बनाओगे इन बेसिक को लेके तो उसको हम बोलेंगे डिराइव। तो आपको मैं बोलूंगा, जैसे एग्जाम में आ गया, आप स्पीड को कैसे बनाओगे, तो डिस्टेंस और टाइम से बना सकते हो। तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करो, आपको स्पीड मिलेगा। मैं आपको बोलूंगा एरिया कैसे बना सकते हो, तो आपको लेंथ इंटू ब्रेड करना है, तो 2 बार आपको लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, आपको एरिया मिलेगा। मैं बोलूंगा वॉल्यूम कैसे बना सकते हो, तो वॉल्यूम भी आप लेंथ के हेल्प से बना सकते हो। लेंथ को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो इस तरह से आप बेसिक की हेल्प लेके आप उसको डिराइव बना सकते हो। जैसे कि आपको पूछा गया एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन बेसिक है कि डिराइव है, तो डिराइव है, क्योंकि एक्सेलरेशन उस बेसिक के लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है। बेसिक के अंदर 7 क्वांटिटी है, तो उस बेसिक के अंदर तो नहीं आ रहा है, तो वो डिराइव है। तो एक्सेलरेशन बनाने को आपको बेसिक की हेल्प लगेगी। तो कौन से बेसिक की हेल्प लगेगी, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यू मस्ट नो दी फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम फंडामेंटल है, बट वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल, वेलोसिटी इज नॉट बेसिक। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आप देखोगे एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए आपको बेसिक लगेगा डिस्टेंस एंड टाइम। यू विल रिक्वायर द हेल्प ऑफ दिस बेसिक, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन खुद से नहीं बनता है, उसको बेसिक की हेल्प लगती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। जैसे आप बोलोगे डॉग, डॉग खुद से नहीं बनता है, डॉग को हेल्प लगेगा DOG। तो डॉग विल टेक हेल्प ऑफ DOG। कैट, कैट विल टेक हेल्प ऑफ CAT। तो कैट इज डिराइव्ड, डॉग इज डिराइव्ड। आप नंबर बोलोगे 28, तो 28 विल टेक हेल्प ऑफ नंबर्स 2 and 8। तो 28 इज अ डिराइव्ड। एक्सेलरेशन बनाने को आपको हेल्प लगेगी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड। तो एक्सेलरेशन ये बेसिक के ऊपर डिपेंड होता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है, टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी बेसिक के ऊपर डिपेंड रहती है उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। सेम वे अगर आप मेजर करने जा रहे हो फोर्स को, तो फोर्स फॉर्मूला इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज अ बेसिक क्वांटिटी, तो आई हैव केप्ट ओवर हियर बेसिक। आप एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कैसे बनता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन फॉर्मूला इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हियर मास इज बेसिक, टाइम इज बेसिक, बट वेलोसिटी बेसिक नहीं है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आप फोर्स को मेजर करने जाओगे तो आपको बेसिक की हेल्प लगेगी, मास, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इस तरह से
फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स को मेजर करने के लिए आपको बेसिक की हेल्प लगती है, मास, डिस्टेंस एंड टाइम। तो अगर इन बेसिक क्वांटिटीज अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में लगता है, इनकी हेल्प लगती है इसको मेजर करने के लिए, तो उसको डिराइव क्वांटिटी कहा जाता है। तो फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि वो मास के ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, टाइम के ऊपर है। देयरफॉर फोर्स इज अ डिराइव क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। तो इस तरह से ये एक डिराइव क्वांटिटी है। और आप अगर देखने जाते हो तो कोई क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो उसको नंबर और यूनिट लगेगी, तो हम यूनिट क्या देंगे। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम ने, अलग अलग कंट्री ने अलग अलग यूनिट रखी हुई है। जैसे कि ब्रिटिश कंट्री है, उन्होंने एफपीएस रखा हुआ है। तो एफपीएस के अंदर, इसके अंदर बेसिक कौन सा है, टाइम है, टाइम को उन्होंने सेकेंड दिया। मास बेसिक है तो मास को उन्होंने क्या दिया, पाउंड दिया। लेंथ बेसिक है तो लेंथ को उन्होंने क्या दिया, फुट दिया। इस तरह से ब्रिटिश कंट्रीज ने एफपीएस सिस्टम यूज किया। आपको इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, फुट पाउंड सेकेंड। तो लेंथ को फुट में मापा जाएगा, मास को पाउंड में मापा जाएगा और टाइम को सेकेंड में मापा जाएगा। तो इन ब्रिटिश कंट्रीज वी आर गोइंग टू गिव एफपीएस यूनिट फॉर मास, लेंथ एंड टाइम। आप जाओगे एमकेएस में, तो एमकेएस मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमकेएस। एमकेएस इज मीटर किलोग्राम सेकेंड। So that means you will measure the length in meter, mass you will measure in kilogram, and time you will measure in seconds. So in MKS system, length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in seconds. So these are kept as the basic quantity, that is meter, kilogram, and second. So you will find length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. Then व्हाट अबाउट फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस। फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस आपको याद होना चाहिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इन दिस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। लेंथ एक बेसिक है, उसको आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे। मास एक बेसिक है, उसको आप ग्राम में मेजर करोगे। और टाइम को आप किस में मेजर करोगे, सेकेंड में। ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम यूज हो रही थी। तो फॉरेन कंट्रीज मतलब ब्रिटिश कंट्रीज जो रहती थी उसमें एफपीएस यूज होता था। एशियन कंट्रीज मतलब इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, वहां पर एमकेएस यूज होता था। फ्रेंच कंट्रीज में आप जाओगे तो वहां पर सीजीएस यूज होता था। तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट गैदर हुए, इंडिया, चाइना, जापान, उन्होंने डिसाइड किया एक कॉमन सिस्टम रखेंगे। उस कॉमन सिस्टम को कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आज के तारीख में, आज 2020 में हम ये सिस्टम को यूज करते हैं, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में उन्होंने डिसाइड किया कि ये 7 को हम फंडामेंटल रखेंगे, इन 7 चीजों को हम बेसिक रखेंगे। तो मास को उन्होंने दिया किलोग्राम, लेंथ को उन्होंने दिया मीटर, टाइम को उन्होंने दिया सेकेंड, करंट को उन्होंने दिया एम्पियर, टेम्परेचर को उन्होंने दिया केल्विन। आप जानते होंगे टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस है, लेकिन वो एमकेएस और सीजीएस में, एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट जो रहती है वो केल्विन रहता है। फिर लाइट की इंटेंसिटी, अगर आप सन की भी इंटेंसिटी मेजर कर सकते हो, सन की लुमिनस इंटेंसिटी कितनी है, मतलब सन की लाइट बहुत पावरफुल रहती है, ठीक है। जब वो ग्राउंड में आती है तो उसकी पावर कम हो जाती है। तो ग्राउंड में सन की लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, तो आप वो फोटोमीटर से मेजर कर सकते हो। वो आपको यूनिट देता है कैंडिला में। तो लुमिनस इंटेंसिटी को उन्होंने डिसाइड किया कैंडिला देंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को देंगे मोल। मोल मैंने आपको बताया, अगर आप घर पे एक गैस का सिलेंडर लेते हो, उसके अंदर आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स है, उसको हम नहीं गिन सकते। तो शॉर्ट फॉर्म में आप बोलोगे, मैंने अगर बोला उसके अंदर 1 मोल गैस है, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। फिर से बताता हूं, चाहे तो किताब में लिख लो, 1 मोल का मतलब है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर आप बोलोगे 2 मोल गैस है तो डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर मैं बोलता हूं कि एक बलून है, बलून के अंदर मैंने हवा भरा है, उसके अंदर 6 मोल गैस है, तो 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल आएंगे उसमें। बहुत सिंपल है, 1 मोल का मतलब क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23
23 मॉलिक्यूल। इस तरह से आज दुनिया में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ऐसे नहीं कि वो एक ही कंट्री ने बनाई हुई है, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट गैदर हुए और इस तरह से उसका यूनिट दिया गया कि आगे चल के वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आप जानते हो अभी वीटी का सीएसटी हो गया है, मद्रास का चेन्नई हो गया है, तो आगे चल के ये यूनिट चेंज नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने मीटिंग रखी कि आगे चल के उसका यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में सभी यूनिट सेम रहने चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए। तो उस तरह से ये यूनिट दी गई। अब बात हमने इतना सिलेबस किया हुआ है, आप ये छोटा सा क्विज करेंगे और आपको मैं दोबारा बताता हूं कि एग्जाम में इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा। अभी जो मैंने ये टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं वो इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको बुक में सॉल्व कर लो। अभी सभी के पास बुक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, आप बुक में ये लिखो और इसको सॉल्व करो।